बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए। आपने अनुभव किया होगा कि गर्म चाय स्टील के गिलास खाली गिलास में डालने से गिलास गर्म हो जाता है। गर्म चाय को डालते हैं ना बच्चों जब स्टील के गिलास में, तो क्या होता है देखा होगा आपने, जल्दी से गर्म हो जाता है, पकड़ा भी नहीं जाता कई बार। धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। हो जाता कि नहीं होता? जैसे मान लीजिए चिमटा ही है, चिमटे से आप जो है गरम गरम जो है मान लीजिए उसको गैस के चूल्हे पे लगा कर रखिए थोड़ी देर के लिए, तो कुछ समय के बाद पूरा का पूरा जो है आपका गर्म हो जाएगा चिमटा। ठीक है। गर्म चाय से भरे गिलास को कुछ देर खुला रख देने से चाय ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? इस प्रकार आग के सामने कुछ दूरी पर खड़े होने पर शरीर गर्म होने लगता है। बच्चों सर्दियों में देखा है आप लोगों ने, जब हम लोग गर्म, ये तो है नहीं आग के बिल्कुल पास ले आते हैं, दूर भी रहते हैं, फिर भी हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। उक्त सभी क्रियाओं से स्पष्ट है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में, वस्तु से के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यानी ऊष्मा की स्थानांतरण की जो क्रिया दिख रही है आपको, एक जगह से दूसरे स्थान पर जब जा रही है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रही है, ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, और एक वस्तु की एक भाग से दूसरे भाग तक जा रही है, इसको कहते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया। और ये ऊष्मा स्थानांतरण की जो क्रिया है इसे कहते हैं ऊष्मा का संचरण। क्या कहते हैं? ऊष्मा का संचरण। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। देखिए क्यों ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह क्यों बहती है? ताप के अंतर के कारण। एक वस्तु ठंडी है, एक वस्तु गर्म है, तो क्या होगी? जो ऊष्मा का संचरण होगा, क्योंकि दोनों में अंतर है, ऊष्मा का अंतर है, तो दोनों वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। यानी कि जब दो वस्तुओं के ताप में अंतर होगा तो ऊष्मा का संचरण होगा। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। जैसे कि एक वस्तु ज़्यादा गर्म है बच्चों, एक वस्तु क्या है? एक वस्तु ज़्यादा गर्म है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है ये, ठीक है, और ये दूसरी वस्तु है, ये वस्तु ज़्यादा गर्म है बच्चों और ये वस्तु कम गर्म है, तो ऊष्मा का संचरण इस वस्तु से इस वस्तु की तरफ होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ज़्यादा गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की तरफ ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित तीन विधियों द्वारा होता है। कितनी विधियों से होता है? तीन विधियों के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। कौन कौन सी विधियां हैं? एक है चालन यानी कंडक्शन, दूसरी संवहन और तीसरी विकिरण। चलिए तीनों विधियों का एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। चालन विधि का अध्ययन हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से करेंगे बच्चों। देखिए क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है। एक व्यक्ति जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? चम्मच से गर्म पानी को हिला रहा है। देखिए क्या है वो कर रहा है, देखते हैं हम लोग। क्रियाकलाप 5, स्टील के चम्मच का एक सिरा बीकर के उबलते जल में रखें, चम्मच के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ें। क्या होगा बच्चों? देखिए कौन सा है ये? उबलते जल में कह रहा है, उबलता जल है, उबल रहा है पानी। चम्मच का दूसरा सिरा ऊष्मा मिलने के कारण धीरे धीरे काफ़ी गर्म हो जाता है। आप सोचते होंगे कि उबलते जल की ऊष्मा चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंची? आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। जानते हैं ना, सारे मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि जितने भी पदार्थ हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर बच्चों, वो सब अणुओं से मिलकर बने हैं और अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं। चम्मच का जो सिरा उबलते जल में है उसका ताप बढ़ता है और तप्त अणु अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी अणु को क्या करेंगे? स्थानांतरित करते चले जाएंगे। पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी अणुओं को करते हैं। इस प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुंच जाती है और कुछ समय बाद चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन कहलाती है। देखिए चालन, चालन चल रही है ऊष्मा। देखिए कैसे चल रही है, इसको ध्यान से हम एक क्रियाकलाप से और समझ लेते हैं, क्योंकि चालन की जो विधि है बच्चों इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझ लेते हैं कैसे चलती है ऊष्मा। लोहे की पटरी लें। देखिए लोहे की पटरी लेने के बाद क्या करना है? पटरी के ऊपर समान दूरी पर मोम की सहायता से 4 पिन लगाने हैं। 1 2 3 4 पिन चिपका दीजिए और अब पटरी को चित्र के अनुसार मेज पर रखकर इसके एक सिरे को ईंट से दबा दीजिए
और दूसरे सिरे को स्पिट लैम्प की सहायता से या मोमबत्ती की सहायता से क्या करना है, गर्म करना है। क्या होगा, गर्म करने पर पिनें एक एक करके गिरने लगेंगी। कौन सी पिन सबसे पहले गिरेगी, जिस सिरे को, कौन सी गिरेगी, जो सबसे पहले गर्म होगी। ठीक है, तो यानी कि कौन सी पिन सबसे पहले गिरेगी बच्चों, एक मिनट, जिस सिरे को गर्म कर रहे हैं उसके पास वाली पिन, यानी नंबर 4 वाली पिन जो है सबसे पहले गिरती है, और उसके बाद 3, 2 और 1 नंबर वाली पिनें गिरती हैं। ठीक है, एक मिनट जरा इसको बड़ा कर लिया जाए। हाँ, अब देखिए चम्मच यहाँ पर हम थे, कहाँ पे थे, एक मिनट बच्चों। हाँ, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले 4 नंबर की पिन गिरी, उसके बाद 3 नंबर की, फिर 2 नंबर की, फिर 1 नंबर की। यहाँ देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार से इसको बनाया है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऊष्मा स्थानांतरण में पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, बल्कि तप्त अणु अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणु को दे देते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अणु अपने पास वाले अणु को ऊष्मा देता है, और इस प्रकार ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित यानी संचरित होती है। स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। ठोस पदार्थों की बात कर रहा है बच्चों, द्रव की बात नहीं कर रहा है, गैस की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ठोस पदार्थों की बात कर रहा है। ठोस पदार्थों के अंदर ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ये पटरी ठोस है, लोहे की पटरी है। यहाँ पर क्या किया, 4 पिन लगा दिए हैं। एक पिन देख रहे हैं बच्चों आप, यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पे 4 नंबर की पिन लगी है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा से आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चित्र को, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्या है, ये पटरी लोहे की है। इसमें 4 नंबर हमने एक मोम की सहायता से यहाँ पे 4 नंबर की पिन लगाई, फिर यहाँ पे 3, फिर 2 और फिर 1 ये पिन लगा ली। उसके बाद इस पटरी को हमने इस ईंट की सहायता से, यानी जो ईंट है यहाँ पे, उसकी सहायता से हमने दबा दिया। ये क्या है बच्चों, ये ईंट है। और फिर उसके बाद हमने एक स्प्रिट लैंप ली। ये क्या है, ये है स्प्रिट लैंप। ये जो है वो स्प्रिट लैंप है, इसमें हम देख रहे हैं आग जल रही है। और ये जब ये पटरी गर्म होगी एक सिरे से, धीरे धीरे जब गर्म होती चली जाएगी, तो ये जो पहली वाली पिन है, ये पिन नीचे गिर जाएगी पहले, फिर उसके बाद 3 नंबर की पिन गिरेगी, फिर 2 नंबर की पिन गिरेगी, फिर 1 नंबर की पिन गिरेगी बच्चों। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ये सारी पिन गिर जाएंगी। यानी कि सबसे पहले 4 नंबर की पिन क्यों गिरी, क्योंकि ऊष्मा का संचरण इधर से हो रहा है, स्प्रिट की तरफ से, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है और ये हमारी ईंट तक पहुंच जाएगी। तो जब हमने एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का चालन हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसमें कैसे हो रहा है, ये कैसे गर्म हो रही है, क्योंकि जो पटरी है, ये पटरी कैसे बनी है, छोटे छोटे अणुओं से बनी है। किससे बनी बच्चों, छोटे छोटे अणुओं से। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ये कैसे बनी है, छोटे छोटे अणुओं से बनी है। देखिए कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से बना है, तो ये जो अणु हैं, इस तरह से अणु होते हैं जिससे ये मिलके बनी है। ये ठोस के अणु हैं, आप आस पास में होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये अणु इस तरह से होते हैं। तो इसमें होता क्या है, अब ये अणु है, अब मैं आपको दिखाता हूँ 2 अणुओं 3 अणुओं के बीच में। तो होगा क्या कि जो अणु है, एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, फिर इससे इसमें होगा, फिर इससे इसमें होगा, फिर इससे इसमें होगा, फिर इससे इसमें होगा। इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ना कि अणु का स्थानांतरण हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे में होता चला जा रहा है। ठीक है, एक अणु गर्म हुआ, उसने ऊष्मा उसके अंदर आई और उसने ऊष्मा दूसरे को ट्रांसफर कर दी, फिर दूसरे अणु ने तीसरे को कर दी, तीसरे ने चौथे को कर दी। इस प्रकार से ऊष्मा का ट्रांसफर होता चला जाता है। और ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। चालन विधि को हम संचरण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चालन विधि को हम कंडक्शन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्शन। ठीक है, तो ये था आपका ठोस पदार्थों में चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, अब हम समझेंगे संवहन क्या होता है, संवहन। ठीक है, चलिए देखिए, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, देखिए क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है बच्चों। कौन सी विधि है, संवहन विधि।
गैसों में द्रव्य। अब चलो क्रियाकलाप देखते हैं। कांच का एक फ्लास्क लेंगे, इसके आधे भाग तक पानी भरेंगे, पानी में सावधानी पूर्वक पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा का एक कण डाल देंगे, ठीक है, और फ्लास्क को स्पिरिट लैंप से धीरे धीरे गर्म करेंगे। पानी में उठने वाली रंगीन धाराओं को ध्यान से देखेंगे। क्या दिखाई देता है बच्चों? आप देखेंगे कि फ्लास्क की पेंदी में जल की लाल पतली धाराएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती हैं। अब तथा कुछ समय बाद चक्कर काटती हुई ये पुनः वापस पेंदी पर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? फ्लास्क की तली के जल के अणु पहले गर्म होते हैं और ये अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर आते हैं और ऊपरी सतह के जल के अणु नीचे की ओर जाते हैं। ये अणु भी गर्म होकर फिर ऊपर की तरफ उठते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जल गर्म हो जाता है। उक्त प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की ये प्रक्रिया संवहन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको संवहन कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पे ये एक फ्लास्क है हमारे पास, इसको ये है कांच का फ्लास्क। कांच का फ्लास्क है ये, इसमें एक स्टैंड लगा हुआ है और ये है कांच का फ्लास्क, इसमें जल भरा है और ये है एक स्प्रिट लैंप और यहाँ पे जाली लगी है और ये जो है ये इसमें ऊष्मा का, हम यहाँ से इसको ऊष्मा दे रहे हैं। अब इसमें किस प्रकार से संवहन होगा इसको देखना है। सबसे पहले जो नीचे पानी होगा, यानी जो तली में पानी होगा, ये पानी गर्म होगा सबसे पहले, ठीक है, यानी कि तली का पानी सबसे पहले गर्म होगा बच्चों। ये जो तली का पानी है, यहाँ पे, यानी ये जो तली का पानी है ये पहले गर्म होकर ऊपर उठेगा। फिर यहाँ पर जब ये पानी गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा तो जो बगल से जो ठंडा पानी है, यानी कि ये पानी नीचे की तरफ आएगा। बगल से ठंडा पानी क्या आएगा बच्चों? नीचे की तरफ आएगा और ये पानी ऊपर की तरफ उठेगा। जब ये ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा फिर ये धीरे धीरे गर्म होगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो पानी गर्म होगा वो ऊपर जाता जाएगा और ठंडा पानी नीचे आता जाएगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे इसमें ये पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब, तो बच्चों आपने देखा कि द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, आगे संवहन धाराओं का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? घरों तथा कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा गर्म गैसें संवहन धाराओं के कारण ऊपर उठकर चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती हैं। भाई घरों कारखानों में जो धुआं होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, और जो गैसें होती है गर्म वो ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठने के कारण वो क्या होती हैं, वो आपकी चिमनी के द्वारा या जो हमारे घरों में जो जिसको बोलते हैं एग्जॉस्ट जो फ़ैन होते हैं वो उनको बाहर निकाल देते हैं। तो श्वसन क्रिया में निकली हुई वायु सामान्य वायु की तुलना में गर्म होती है, नम तथा कम घनत्व वाली होती है और ये ऊपर उठकर क्या हो जाती है, छत के पास दीवार में बने रोशनदान से बाहर निकल जाती है। ठीक है, रोशनदान कमरे तथा हॉल से गर्म वायु निकालने के लिए छत के पास दीवार में बने बड़े गोलाकार छेद में एग्जॉस्ट पंखा लगाते हैं। कमरे तथा हॉल में ठंडी तथा स्वच्छ हवा खिड़की तथा दरवाजे से आती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि ये जो हम देखते हैं जो संवहन की प्रक्रिया है ये हमारे घरों में भी होती है, क्योंकि जो गर्म वायु होती है गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि जो गर्म वायु होती है वो ऊपर की तरफ उठ के छत पे चली जाती है, या फिर गैस की वायु है, जो गैस जल रही है उसकी जो गर्म भाप है वो ऊपर उठती है और वो एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, और कमरों में जो हमारी खिड़कियाँ हैं दरवाजे उनसे ठंडी वायु अंदर की तरफ आती है। इस प्रकार से हमारे कमरे के अंदर ठंडक बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से संवहन की क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक क्रिया, तो विकिरण की विधि क्या होती है बच्चों? विकिरण की विधि में क्या होता है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है बिना किसी माध्यम से। तो यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है। ठीक है, और स्थानांतरण की इस विधि को विकिरण विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा किसी गर्म वस्तु से अपने चारों ओर ऊष्मा की किरणें उसी प्रकार फैलती हैं जिस प्रकार विद्युत बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश की किरणें फैलती हैं। जैसे क्रियाकलाप के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एक मोमबत्ती जलाकर खड़ी करें और एक थर्मामीटर को हाथ में पकड़कर मोमबत्ती की लौ से थोड़ी दूरी पर रखें।
कुछ देर बाद थर्मामीटर के पाठ्यांक को देखें, पाठ्यांक में क्या अंतर दिखाई देता है। देखिए पाठ्यांक में कुछ अंतर दिखाई देगा आपको। क्या अंतर दिखाई देगा? थर्मामीटर के पाठ्यांक में वृद्धि होती है। क्या थर्मामीटर द्वारा प्रदर्शित ताप वृद्धि ऊष्मा स्थानांतरण की चालन तथा संवहन विधि के कारण है? नहीं, क्योंकि देखिए चालन विधि में क्या होता है, जो ठोस में होती है वो, और यहाँ तो ठोस कोई माध्यम ही नहीं है। और जो आपकी दूसरी विधि जिसको हम बोलते हैं संवहन की विधि, उसमें तो द्रव और गैसों में होती है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई माध्यम ही नहीं है। तो ये कैसे ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो रही है? वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण थर्मामीटर की घुंडी तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से नहीं हुआ है, क्योंकि वायु क्या होती है, वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। इसीलिए हम लोग क्या पहनते हैं, हम लोग सर्दियों के अंदर ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिसके कारण जो है ऊष्मा का स्थानांतरण हमारे शरीर से बाहर के वायुमंडल में ना हो पाए। मोमबत्ती की लौ के आसपास की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाती है, अतः ऊष्मा का स्थानांतरण समय विधि से भी नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या कि जो मोमबत्ती की जो लौ है कि आसपास की जो गर्म वायु है वो कहाँ चली गई, वो गर्म वायु जो है ऊपर उठ के चली जाती है वायुमंडल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वायु के कारण भी वो थर्मामीटर की जो घुंडी थी उसका ताप वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, थर्मामीटर के जो पाठ्यांक में जो ताप वृद्धि हुई, जो थर्मामीटर का पाठ्यांक हमने देखा उसमें जो ताप वृद्धि हुई वो जो है उस गर्म वायु की वजह से भी नहीं हुई। ठीक है, स्पष्ट है कि थर्मामीटर की घुंडी किसी अन्य विधि से गर्म हुई होगी। इस विधि को हम विकिरण विधि कहते हैं, क्योंकि इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या हो रहा है, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए दो वस्तुओं के बीच किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण की क्रिया निर्वात में भी हो जाती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ पर भी विकिरण की क्रिया होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का बहुत बड़ा भाग निर्वात है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहाँ वायु नहीं है, फिर भी जो होती है सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं और सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंच जाती है और सूर्य की ऊष्मा से तमाम वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा निर्वात से होती हुई पृथ्वी तक पहुंचती है और किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। और किस विधि से पहुंचती है? विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। तो दैनिक जीवन में विकिरण विधि का उपयोग क्या है बच्चों? जाड़े के दिनों में आग अथवा विद्युत हीटर के सामने बैठने पर गर्म महसूस होता है। आग तथा विद्युत हीटर क्या हैं? वो ऊष्मीय ऊर्जा जो है क्या कर रहे हैं, वो ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत हीटर जो आपका आग तथा विद्युत हीटर की ऊष्मीय ऊर्जा विकिरण द्वारा बिना बीच के स्थान को गर्म किए सीधे हमारे पास पहुँचती है। कहने का मतलब विद्युत हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, या फिर आग जला रहे हैं और आग जला के लकड़ी या कोयले की, और हम उसके पास बैठते हैं तो हम बीच में नहीं वो गर्म करती है जिससे जबकि हमारे हाथ और पैर हमारे गर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो बीच के स्थान को गर्म किए सीधे हमारे तक पहुंचती है। तो इस प्रकार जो हमने ये देखा कि जो ऊष्मा होती है वो अपने आसपास किस प्रकार से वस्तुओं को गर्म कर देती है, और उसके लिए उसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता, या ना तो उसे ठोस माध्यम की, ना द्रव माध्यम की, ना गैसीय माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो निर्वात में भी क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी कि ये निर्वात के अंदर भी ये चल सकती है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जा सकती है बिना किसी माध्यम के, यानी बिना किसी हवा के। ठीक है, तो ये थी हमारी विकिरण विधि, और इसके हमने बताया आपको दैनिक जीवन में प्रयोग। ठीक है, जाड़े के मौसम में हम तापते हैं, आग के सामने बैठते हैं, और इसी प्रकार से हमने आपको संवहन की विधि समझाई और इसी प्रकार से चालन की विधि समझाई। तो तीनों विधियां मैंने आपको बता दी हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।